लिखेंगे रेट इज ये 5 है ना, ये चीज़ें घट इतना चीज़ें घट रही है और इतना चीज़ें बढ़ रही है। तो देखिए घट रहा है ना, तो माइनस लगाएंगे 1/5 डेल्टा बी आर माइनस अपान में डेल्टा टी हो जाएगा इक्वल टू। तो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे एम्स इंस्टीट्यूट चैनल में। तो चलिए, कल हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, अभिक्रिया की दर, तो आज उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्या होता है उसके आगे, आप लोग थोड़ा शेयर किया करिए और मैं आपके हेल्पफुल के लिए ही ये सेशन चला रहा हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा बिना कोचिंग के भी चीज़ों को जान पाएँ। तो चलिए, कल हमने चलाया था, मैं कुछ रिकॉल करा देता हूँ कि कल हमने क्या क्या चीज़ें बताया था। जैसे अभिक्रिया की दर हमने कल बताया था, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन, वेग या फिर दर, ऐसे अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया का रेट कल हमने बताया था। इसमें हमने क्या बताया था, चलिए मैं बताया था कि अगर यहाँ पर कोई आपका रिएक्टेंट है R और ये चेंज होकर क्या बदल जाता है, प्रोडक्ट में बदल जाता है, तब इसका रेट कैसे लिखते थे। तो मैं बताया हूँ R में, देखिए ये जब रिएक्शन होता है तो जब भी हम कोई पदार्थ मिलाए रहते हैं वो पदार्थ धीरे धीरे घटता है और प्रोडक्ट हमारा बनना स्टार्ट होता है। इसी घटने को ही हम माइनस चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए R के घटने की दर क्या हो जाएगी, R में कंसंट्रेशन ऑफ R में कमी अपान में क्या होगा, समयांतराल। इसके बाद फिर हमने क्या लिखा था, R में कमी का मतलब माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R अपान में डेल्टा टी, ऐसे। इसका मतलब क्या होता है, R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1 अपान में T2 माइनस T1। अगर वो समय अंतराल दे दिया है कि कोई पदार्थ की मात्रा 10 है, 20 मिनट बाद 5 हो जाती है, तो उसमें एक ही बार डेल्टा टी का मान हमको दे दिया रहता है, ठीक है। वही P में वृद्धि की दर क्या हो जाएगी, तब P में वृद्धि की दर, कल जो चीज़ हमने पढ़ रखा था उसको आज रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो क्या मैं बताया था, P में वृद्धि की सांद्रता, कमी की सांद्रता लिख लीजिए, R में कमी की सांद्रता, ऐसे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो P में वृद्धि की सांद्रता, P में वृद्धि की सांद्रता अपान में लगा समय या फिर समयांतराल। इसका मतलब P में वृद्धि का मतलब, देखिए यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस लगा रहेगा, तो P में वृद्धि का मतलब ये डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ P अपान में डेल्टा T। इसका मतलब ये कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ P1 अपान में T2 अपान में T2 माइनस T1। ये हो गया कुछ इस तरीके से अभिक्रिया का वेग, जो हमने कल पढ़ रखा था। अब हम आपको स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के हिसाब से बताएंगे कि जब किसी के आगे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक रहेगा तब अभिक्रिया का वेग कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए ध्यान से नोट्स, पेन कापी उठा लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। आपके लिए बहुत ही, अगर आप नीट का भी प्रिपरेशन करना चाहते हो और आपका बेसिक बिल्कुल ही कमज़ोर है, या फिर लड़के हों जेई का एग्ज़ाम देना चाहते हो उनका बेसिक बिल्कुल ही कमज़ोर हो, तो वो इस सेशन से अपना बेसिक मजबूत कर सकते हैं। और डेली बाई डेली मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। मेरे पास, मैं पहले ही बता चुका, मेरे पास रिसोर्स की कमी है, जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन नहीं चला पाता हूँ, बट रिकॉर्डेड करके डाल सकता हूँ, इतना आपके लिए हेल्पफुल कर सकता हूँ। तो चलिए कुछ आगे भी और चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, जैसे कोई हमारा रिएक्शंस, एग्जाम्पल में कोई हमारा रिएक्शंस ऐसे दे रखा है, चलिए ये कोई हमारा रिएक्शन है, जैसे A हो गया प्लस
बी, दूगो पदार्थ हम मिलाएं तो दुईगो प्रोडक्ट बना, एगो सी बना प्लस एगो डी बना, ठीक है। जिसमें ए का स्टाइकियोमेट्री गुणांक n1 है, बी का स्टाइकियोमेट्री गुणांक n2 है, सी का स्टाइकियोमेट्री गुणांक n3 है और डी का स्टाइकियोमेट्री गुणांक 4 है, n4 है। इसका मतलब कि अगर हम कोई भी अभिक्रिया लिखते हैं उसको बैलेंस करने के लिए जो स्टाइकियोमेट्री गुणांक या फिर अणु या फिर परमाणु जो बढ़ाते हैं वही हमारा स्टाइकियोमेट्री गुणांक हो जाता है। तो चलिए इसका रेट कैसे लिखेंगे, तो देखिए रेट लिखेंगे ए में कमी की दर, ए में कमी की दर, कमी की दर क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी माइनस कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा ए अपान में डेल्टा टी, और ये n1 है ना, 1 अपान में n1 यहीं डिवाइड कर देते हैं, यानी जो भी स्टाइकियोमेट्री गुणांक होता है ना उसका डिवाइड हो जाता है। उसी प्रकार हम लिखें बी में कमी की दर, कमी की दर, इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस ये n2 है ना 1 अपान में, अब n2 हो जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ बी अपान में डेल्टा टी। चलिए इतना बात सही है। अब हम लोग लिखेंगे इसका अगर निकालना चाहे सी में वृद्धि की दर, वृद्धि की दर अगर निकालना चाहे n3 है ना तो हो जाएगा 1 अपान में n3 कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा सी अपान में कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा, और ये बस डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक। अगर हम डी में निकालें, डी में वृद्धि की दर, वृद्धि की दर क्या हो जाएगी 1 अपान में n4 है ना तो n4 हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा सी, और डेल्टा सी नहीं ये डी है ना तो डी अपान में डेल्टा टी, ये हमारा हो जाता है डी में वृद्धि की दर। अर्थात हम लिख सकते हैं ये सब दर या फिर अभिक्रिया का वेग दोनों सेम होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं कोई भी अभिक्रिया का वेग क्या हो सकता है, वेग क्या हो सकता है, तो देखिए अभिक्रिया का वेग ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब अभिक्रिया का वेग या फिर दर ही है। तो क्या हो सकता है ओवरऑल ये माइनस, अगर ए का निकालना चाहे तो 1 अपान में n1 कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा ए अपान में डेल्टा टी इजकल टू, अगर बी का निकालना चाहे तो फिर माइनस लगा देंगे 1 अपान में n2 है तो n2, इसी को लिख देंगे डेल्टा बी अपान में डेल्टा टी, फिर किसके बराबर होगा यही वेग ये भी तो है 1 अपान में n3 क्या हो जाएगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपान में डेल्टा टी। अगर मैं यही लिखना चाहूँ इसको 1 अपान में n4 हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा डी अपान में डेल्टा टी, टाइम टेकन, जितना टाइम समय लग रहा है उतना, ये हमारी हो जाएगी अभिक्रिया के वेग का फार्मूला। एक ही बार में सबको हमने लिख लिया। तो इस प्रकार हम लोग अभिक्रिया का वेग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इससे कुछ सवाल भी प्रॉब्लम्स भी हैं तो उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे आज के सेशन में। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ। तो चलिए अगर इतनी बातें हो गई है तो हम लोग अब इससे मिटाएंगे और कुछ आगे भी चलेंगे। तो चलिए अब मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूँ, उन रिएक्शंस के माध्यम से ना इनको सॉल्व करेंगे। अब तक तो हमने फार्मूले जैसे किए, अब हम लोग कुछ रिएक्शंस लिखेंगे जो आपके बुकों में एक रिएक्शन दिया है, उसके बाद करेंगे। तो सेशन को एंड तक ज़रूर देखें, थोड़ा मुझे भी हेल्पफुल रहता है। आप ही लोग मोटिवेशन हैं, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर मेरा बनाने का कोई मकसद नहीं निकलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को, अगर किसी के पास ये वीडियो पहुंचता भी है, अगर वो इच्छुक नहीं है, क्लास 12th में नहीं है, तो वो अपने कोई ना कोई रिलेटिव्स या फिर साथी के पास भेज सकता है ताकि उनके लिए हेल्पफुल सेशन हो जाए। तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ।
ये हमारा कोई रिएक्शंस है, HCl है। ये जब टूटता है या फिर इसको हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस में और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी 2 बढ़ा लेंगे तो हाइड्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। अब वो क्लोरीन भी 2 हो गया, यहाँ पहले से ही क्लोरीन 2 दे रखा है, ठीक है। तब इसका रेट कैसे लिखेंगे, रेट या फिर अभिक्रिया की दर। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका लिखना है तो ये पदार्थ घटता है ना तो माइनस लगा देंगे, ये 2 है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक तो हो जाएगा 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा HCl अपान में डेल्टा T, सही है। अब देखिए यही बराबर किसके हो जाएगा, H2 के। ये क्या होता है, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है ना, बढ़ना स्टार्ट होता है, इसका मतलब डेल्टा H2 अपान में डेल्टा T। फिर ये क्या होता है, ये भी तो बढ़ रहा है तो डेल्टा Cl2 अपान में डेल्टा T। या फिर अगर यही टाइम टेकन बहुत कम समय लग जाता है तो इसका डिफ्रेंशिएट हो जाता है, जिसको तत्कालीन वेग या इंस्टेंट रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा में पहला एग्जाम्पल हो गया, मैं दूसरा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल है N2O5, जब इसको हम लोग विखंडित करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए ये हमारा NO बन जाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाता है। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे तो देखिए यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ हम लोग 2 बढ़ा लेंगे तो नाइट्रोजन की बैलेंसी पूरी हो जाएगी। अब ऑक्सीजन 5 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 5 है, यहाँ 2 और 2 4 है। अब ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम लोग 2 बढ़ा देंगे तो नाइट्रोजन 4 हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग 4 बढ़ा देंगे तो नाइट्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी। अब 4 और 2 6 हो गया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। देखिए यहाँ 8 है, 4 और 2 6 है, अगर 4 में अगर और 3 में बढ़ा दूँ, 3 गुना के 6 तो ऑक्सीजन भी 10 हो जाएगा। तो ये हमारा ऐसे ही हम लोग बैलेंस करते हैं, जो क्लास आप 10th में पढ़ चुके हैं, समीकरणों को संतुलित करना। अब इसका हमें रेट लिखना हो तो रेट कैसे लिखेंगे, देखिए ये चीज़ें घटती है ना, ये जो लिखा है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को बटा में कर देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपान में डेल्टा T, ये किसके बराबर होगा, इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है 1/4 ना, 1/4 कंसंट्रेशन ऑफ NO अपान में डेल्टा T, इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1/3 है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपान में डेल्टा T, ऐसे हो जाएगा। और मैं भी एक एग्जांपल में देता हूँ, देखिए तीसरी बात है क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए HI है या फिर H2 + I2, जब इसको आयोडीन की उपस्थिति में क्षारीय माध्यम लगाते हैं, क्षारीय माध्यम, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2HI में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इसका रेट कैसे लिखेंगे, इसका रेट लिखेंगे RATE, रेट = ये पदार्थ घटती है ना तो माइनस, इसके आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कुछ नहीं है, तो बस लिखेंगे डेल्टा H2 अपान में डेल्टा T = क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा I2 अपान में डेल्टा T = ये बन रहा है ना तो प्लस हो जाएगा 1/2 डेल्टा HI अपान में डेल्टा T, जी हमारा हो जाएगा रेट हो जाएगा। चौथा एग्जाम्पल मैं आपको दूं जो आपके बुक में भर के दिया है। चौथा एग्जाम्पल आपके बुक में क्या दिया है मैं देख लेता हूं थोड़ा सा। जैसे नाइट्रोजन है, N2 है और हाइड्रोजन है, जब इसको निकिल और प्लेटिनम की छड़ पर 230 एटीएम
के दाब पर जब इसको कंप्रेस करते हैं तो ये क्या बन जाता है बताएंगे? NH3 अमोनिया। यही अमोनिया बनाने की हॉबर विधि है, हॉबर प्रोसेस ऑफ मेकिंग दी अमोनिया। अमोनिया बनाने की ये हॉबर विधि होती है। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। देखिए यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, इसके आगे हम लोग 2 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 2। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 दूना के 6 हो गए, यहाँ हम लोग 3 बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका रेट अगर हम लिखना चाहें तो रेट कैसे लिखेंगे? ये N2 घट रहा है ना, तो माइनस कंसंट्रेशन ऑफ माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपान में डेल्टा T इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? इसका कोफिशिएंट 1/3 है ना, तो -1/3 डेल्टा S2 अपान में डेल्टा T। फिर ये क्या, ये बढ़ रहा है ना, तो +1/2 ये डेल्टा NH3 अपान में डेल्टा T। क्या इधर दिख रहा है? क्या इधर दिख रहा है? लास्ट वाला कोने वाला अक्षर दिख रहा है? देख लेते हैं। हाँ ठीक है, दिख रहा है। फिर पांचवा एग्जाम्पल देखिए हम लोग क्या लेते हैं। तो ऐसे रेटिंग पांचवा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं PCl5 का। PCl5 जब इसको नॉर्मली हिट करते हैं ना तो ये अपने अवयवों में टूट जाता है। किस में टूटेगा? तो ये बन जाएगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस ऐसे रिमूव कर देता है। तो इसका रेट कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसका रेट हम लोग लिखेंगे RATE लिखेंगे। ये देखिए PCl5 घटता है ना तो माइनस लगा देंगे, डेल्टा PCl5 अपान में डेल्टा T इक्वल टू, ये देखिए ये पदार्थ की मात्रा बढ़ती है ना तो प्लस लगा देंगे, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 अपान में डेल्टा T। ये भी मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है ना, तो देखिए बराबर प्लस साइन लगा देंगे। प्लस साइन दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं Cl2 अपान में डेल्टा T। ये हो गया हमारा पांचवा एग्जाम्पल। अब हम आपको छठा एग्जाम्पल देते हैं। भर भर के एग्जाम्पल करा रहे हैं ताकि आपको कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए धन्यवाद। तो देखिए हमने ये किताब से चीज़ें नोट किया है, बाकी सब चीज़ें हम अपने यहाँ से नोट से बता रहे थे। देखिए ये चीज़ें किताब की बुक में आपके दिया है। इसका रेट कैसे हम लोग लिखें, केवल रेट लिखने के लिए हमने किताब से नोट किया है, बाकी मैं आपको NCERT बुक ही पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए इसका रेट हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका रेट हम लोग लिखेंगे रेट ये 5 है ना, ये चीज़ें इतना चीज़ें घट रही है और इतना चीज़ें बढ़ रही है। तो देखिए घट रहा है ना तो माइनस लगाएंगे 1/5 डेल्टा BR माइनस अपान में डेल्टा T हो जाएगा इक्वल टू, ये भी चीज़ें घट रही हैं तो माइनस लगा लेंगे, डेल्टा BrO3 माइनस अपान में डेल्टा T। फिर ये भी चीज़ें घट रही हैं तो लगा लेंगे माइनस, 1/6 हो जाएगा। क्या हो रहा है? H प्लस आयन अपान में डेल्टा T। अब देखिए ये दोनों चीज़ें क्या हो जा रही हैं? मैं नीचे लिखा उधर स्पेस कम है तो ये हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें बढ़ रही है 1/3 हो जाएगा, डेल्टा BR2 अपान में डेल्टा T। फिर किसके बराबर हो जाएगा? 1/3 के ही बराबर होगा, डेल्टा H2O अपान में डेल्टा T। ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाता है। इतना चीज़ें अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो इसके आगे हमको नहीं लगता है कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत होगा। ये आपकी बुक और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमने बता रखा है जो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इतनी चीज़ें नोट कर लीजिए। तो चलिए इतनी चीज़ें अगर हो जा रही है अगर ढंग से, तो देखिए चलिए हम आगे भी चीज़ों को और प्रयास करेंगे बढ़िया से करने का। देखिए अच्छा एक चीज़ छोड़े हैं क्या? अभिक्रिया का वेग तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अभिक्रिया का वेग का मात्रक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, तो चलिए मात्रक भी बता देते हैं। तो चलिए बिठा दें, चलिए फटाफट बच्चे नोट कर लेंगे। जो भी हमसे बड़े, बहुत सारे लोग तो हमसे लंबाई में भी बड़े होंगे,
तो वो भी नोट कर लेंगे, शर्माइएगा मत। कहीं से मिल रहा है चीज़ों को एक्स्ट्रा लीजिए। बस आप लोग सहयोग करते रहिए, बाकी चीज़ें तो मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। और सेशन अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें सभी लोग। चलिए इसको फटाफट हमने मिटा दिया। चलिए अब अभिक्रिया का वेग का मात्रक, थोड़ा मात्रक के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। क्या हो जाएगा मात्रक? तो देखिए ये जो अभिक्रिया का वेग होता है ना, रेट, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या होता है? इसका मात्रक मापते हैं सांद्रता बटा में। क्योंकि देखिए कोई भी अभिक्रिया हम कैसे लिखते थे, या तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक रहता था O, नहीं तो कंसंट्रेशन A/में डेल्टा T लिखते थे कि नहीं। नॉर्मली कोई भी रिएक्शन ऐसे लिखते थे। देखिए ये सांद्रता है ना, तो लिखते हैं इसे सांद्रता, हिंदी में लिखेंगे सांद्रता, इंग्लिश में लिखेंगे कंसंट्रेशन, अपान में समय को क्या करते हैं, सेकेंड, सांद्रता बटा में सेकेंड, एक ये मात्रक हो जाता है। अब कोई चीज़ सांद्रता है, उसको सांद्रता को फिर किस में मापते हैं, तो लिखेंगे फिर सांद्रता का मात्रक, थोड़ा सा लिख लें, सांद्रता का मात्रक। देखिए सांद्रता का मात्रक होता है हमारा मोल बटा में लीटर, यानी जब भी कोई सांद्रता होता है उसको मोल पर लीटर में मापते हैं। तब ओवरऑल अभिक्रिया का वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, तो सांद्रता के जगह पर मोल पर लीटर लिख देते हैं, मोल बटा में लीटर, और क्या लिख देते, नीचे ही तो सेकेंड है, इनटू सेकेंड। तो चलिए मात्रक तो बन गया। तो क्या हो जाएगा, इसको इंग्लिश में कुछ लिख देते हैं ऐसे, MOL मोल, लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स, सेकेंड ऊपर जाएगा तो S-1। यही अभिक्रिया का वेग का मात्रक हो गया, वेग, वेग यानी कोष्ठक में बोले तो रेट, यही हमारा अभिक्रिया के वेग का मात्रक हो जाएगा। अब आप लोग सवाल कर सकते हैं, सवाल बनाने के एलिजिबल आप लोग हो गए हैं। तो इसके आगे हम लोग एक क्वेश्चन बस पढ़ेंगे। तो चलिए सवाल की बारी हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ भाई साहब लोग अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर किया करिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ताकि हमारे भी बच्चे लगे कि कोई पढ़ने वाला यूट्यूब पर भी जुड़ा हुआ है। तो प्लीज़ शेयर किया करिए। और आप लोग कोई कॉपीराइट का क्लेम नहीं, आप लोग अपने चैनल से डाल सकते हैं इस वीडियो को डाउनलोड करके, डाउनलोड की पूरी छूट है। तो ठीक है, आज की क्लास इतना ही बस।